Hello everyone, welcome to SP classes. Today we're going to discuss about graphs of complex numbers, modulus and arguments. जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने रियल नंबर प्लस इमेजिनरी पार्ट को एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोला था, राइट? हमने क्या लिखा था कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे हम रियल नंबर प्लस इमेजिनरी पार्ट लिखते थे, जिसमें हमारे पास रियल नंबर क्या होता था, कुछ भी, जैसे हमारे पास कुछ √3 भी हो सकता है, कोई भी हमारा रियल नंबर हो सकता है, राइट? और इमेजिनरी में क्या होता था, किसी भी रियल नंबर के साथ जब आयता आ जाता है तो वो एक इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, जो कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ठीक है, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो ये नंबर है इसे हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम क्या करते थे कि हमारे पास ऐसे ग्राफ होता था, ये हमारी एक्स एक्सिस होती थी और ये हमारी वाई एक्सिस की लाइन होती, और ये था हमारा ओरिजिन, राइट? जिसमें हमारे पास अगर 3 and 2 इस पॉइंट को हमें इस ग्राफ पे प्लॉट करना होगा तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे अपने कुछ पॉइंट्स लगा देंगे, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। अभी मेरे पास रूलर नहीं है तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अदरवाइज आपका बिल्कुल सेम डिस्टेंस होना चाहिए। इसी तरह से हम यहाँ पे इसे प्लॉट कर लेंगे, इस पॉइंट्स को यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे सो दैट वी कैन प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे अभी पॉइंट क्या है, 3 and 2। तो हम लोग क्या करते थे, एक्स एक्सिस का पॉइंट देखते थे और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस का पॉइंट भी देखते थे। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या है, 3, जो कि यहाँ पर है, और इसी बीच हमारे पास वाई एक्सिस का पॉइंट है 2, और वो कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये तो हमारा होता था एक नॉर्मल सा ग्राफ, जिसे हम लोग बोल देते थे कार्टेशियन प्लेन। इसे हम लोग क्या बोलते थे, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। बट सी गाइस, अभी हमें थोड़ा सा ऊपर उठना होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं। हमें यहाँ पे इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को कुछ इस टर्म से कंपेयर कर लेंगे। आई थिंक ये बिल्कुल सेम है, जस्ट यहाँ पे हमारे पास 3 और 2 है और यहाँ पे हमारे पास x and y है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, जिससे हमारे पास x आ रहा है 3 और y आ रहा है 2। तो ये बिल्कुल इजी हो गया। तो इसी तरह से जब हम इसे यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल सेम ग्राफ बनेगा, ठीक है? तो हमारा ये y एक्सिस का पॉइंट भी बिल्कुल सेम रहेगा और ये x एक्सिस का पॉइंट भी बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन अभी आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोग पॉइंट यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 3 and 2 लिखा है, तो आप लोग वहाँ पे 2 and 3 नहीं लिखोगे। आपको क्या लिखना होगा, जो हमारे पास यहाँ दिया हुआ था, यानी कि 3 + 2 iota। This graph is known as argand plane. This graph is known as argand plane। मतलब ये हुआ कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वो हमें एक आर्गेंट प्लेन दे देता है, ठीक है? तो ये बिल्कुल सिंपल था। ओके, अच्छा, अभी अगर हमारे पास यहाँ पे 3 - 2 आयोटा होता तो हम लोग क्या करते, तो हमारे पास यहाँ पे x क्या हो जाता, 3, और y क्या हो जाता, -2। तो आप लोग यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करोगे, एग्जाम में आप लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसी इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख लो सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? तो अभी हम अगर इसे यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा यहाँ पे 3 ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं 2, ठीक है गाइस? ये हमारा नेगेटिव y एक्सिस होता है और ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस होता है, राइट? तो यहाँ पे हम इसे प्लॉट कैसे करेंगे, कुछ ऐसे,
और ये हमारा 3 माइनस और 2 पॉइंटर का ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक है, ये बहुत इजी है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अभी मैंने आप लोगों को ऑर्डिनेट प्लेन इसीलिए समझाया है क्योंकि जो आगे आपके कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो इसी पे बेस्ड है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारी जो y एक्सिस होती है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और जो हमारा x एक्सिस होता है वो रियल पार्ट होता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं मॉड्यूलस के कॉन्सेप्ट की तरफ। ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझोगे क्योंकि इससे आगे आपको एक और नई टर्म भी मिलेगी। ठीक है, हमारे पास है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है, जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ से या ये जो हमारा ओरिजिन है, हमारे ग्राफ का सेंटर है, यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा P पॉइंट और इसे हम चलो M लेट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा O से लेकर M तक का डिस्टेंस क्या है, x है, इसे कैपिटल ले लेते हैं सो दैट हम यहाँ पे स्मॉल x ले सके। ठीक, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे x और ये हमारा जो डिस्टेंस है ये है हमारा y। ठीक है, बिल्कुल इजी। आप लोग ये भी एक बात मान सकते हो कि ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस x था, तो जैसे हम नॉर्मली ग्राफ पे क्या करते थे कि ये हमारा 3 पॉइंट हो गया, यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस 3 हो गया और यहाँ तक हमारा डिस्टेंस क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम लोग अभी यहाँ पे हमने x एंड y पॉइंट्स ले लिए बिकॉज हम यहाँ पे एक टर्म बनाना चाहते हैं इसी वजह से। और जो हमारा O से लेके P तक का डिस्टेंस है इसे हम क्या ले लेंगे Z। ठीक, हम इसे क्या ले लेंगे Z। ओके, अभी गाइस मैंने आपको बोला था कि हम मॉड्यूलस करने वाले हैं, है ना। तो मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस बेसिकली हमें जो कोई भी वैल्यू देता है वो वैल्यू हमेशा ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही होती है। अब देखिए हमारा जो देखिए O से लेके P तक का ये क्या है, एक डिस्टेंस है ना। O से लेके P तक हमारे पास इस लाइन की लेंथ दी हुई है। अच्छा, अभी आप लोगों को ये भी पता होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा कि जो डिस्टेंस होता है, जो लेंथ होती है, जो एज होती है, वो कभी नेगेटिव नहीं होती, है ना। अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाता है कभी कभी तो हम उसे क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। हमारे पास नेगेटिविटी क्या होती है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होती है, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सी गाइस, हमारे पास यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, बन सकता है ना। अभी आप लोगों को ऐसे भी लग रहा होगा कि ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ना। तो हम लोग यहाँ पे चलो आपके कन्वीनियंस के लिए 90 डिग्री भी लिख देते हैं। वैसे हमें इसे यूज नहीं करना, बट स्टिल वी गोना राइट दिस ओनली फॉर योर कन्वीनियंस। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अभी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। आपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा, 10th में किया होगा, बल्कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते थे कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होती थी जिससे हम लोग कुछ टी रेशियोज निकालते थे। हमारे पास टी रेशियोज क्या होती थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और फिर उनके इन्वर्सेस होते थे कॉसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कॉट थीटा रिस्पेक्टिवली, राइट। तो वही कुछ काम हम यहाँ पे करेंगे, बट हम सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे इस ट्राइंगल में से साइन थीटा निकालने की कुछ कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे पास साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, राइट। तो हमारे पास साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, राइट। तो अच्छा, अभी यही वैल्यूज अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके चले तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास गाइस हम लोग क्या करते हैं, इस z को ना यहाँ पे r लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग r लिखोगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, z की वजह से आपको आगे जाकर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा डिस्टेंस जो है यानी कि जो हमारा OP है वो क्या है, हमने r ले लिया, और जो हमारा OM है वो x लिया हुआ है
और जो पी एम है वो हमने वाई लिया हुआ है। ठीक है गाइस, ओके। अभी हम यहाँ पे पी यानी कि परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले इस ट्राइंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा है? हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है? ये पी एम हमें परपेंडिकुलर दे रहा है ना। और जो हमारा एच है यानी कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है यहाँ पे? ओ पी, जिसकी लेंथ हमारे पास ऑलरेडी है जो हमने अज्यूम की थी, राइट। तो अभी यहाँ पे हमारे पास पी एम क्या है? वाई, और हमारे पास ओ एन क्या है? सॉरी गाइस, यहाँ पे ओ पी आएगा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। ओ पी क्या है यहाँ पे? हमारे पास आर है। इजी है ना। और अभी आपको याद होगा कि cos थीटा के लिए अभी हमें काम करना है, राइट। तो cos थीटा हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास cos थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। और बेस क्या है यहाँ पे हमारे पास? ओ एम, एंड हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो वही है ओ पी, राइट। तो बेस की ओ एम की लेंथ क्या थी? एक्स थी, और ओ पी की लेंथ क्या थी हमारे पास? आर थी। ये तो हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा प्रिपेयर हो गया। हम इसे कुछ ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं सो दैट हमें कंफ्यूजन ना हो और हम कहीं गुम ना जाएं, राइट। तो ये हमारे पास बन गया हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा। इस साइन थीटा और कॉस थीटा को निकालने का मेरा पर्पस क्या था? जस्ट यही था कि गाइस हमारे पास हमारे पास x प्लस पोइटा y, मतलब कि हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म है ना, वो हमारे पास r cos थीटा प्लस r ओएटा साइन थीटा के इक्वल होती है। इसे बेसिकली हम लोग पोलर फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म। गाइस एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, ठीक है, आपको जैसे 2 + 3 आयोटा दे दिया, तो आपको उस टर्म को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मॉडुलस निकालना आना चाहिए, एंड मोर ओवर आपको थीटा भी पता होना चाहिए कि वो क्या निकलेगा। दिस इज तभी तो आप लोग यहाँ पे आर और थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना, ठीक। तो ये होगी हमारी पोलर फॉर्म, ओके। अभी हमने यहाँ से साइन थीटा भी निकाल लिया था और हमने कॉस थीटा भी निकाल लिया था। तो यही वैल्यूज हम अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। अभी हम यही वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सी गाइस, हम लोग यहाँ पे ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने से पहले कुछ काम करते हैं। अगर हम इसी से थोड़ा सा काम चलाना स्टार्ट करें, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम इन्हें कंपेयर कर लें, सबसे पहले हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने से पहले इसे कंपेयर कर लें तो हमें क्या मिलेगा? हमें कंपेयर करने में क्या करना है? जो हमारा रियल नंबर है उसे इस रियल नंबर के इक्वल रखना है, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसे इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है। मतलब हमारे पास x भी रियल नंबर है और हमारा r cos थीटा भी रियल नंबर है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। और अभी यहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है? r sin थीटा विच इज इक्वल टू y, एंड मोर ओवर इट इज एन इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, ओके। अभी हम लोग देखो गाइस, हमें यहाँ पे अभी साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे अभी r की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें इस लेंथ को फाइंड करना है जो कि हमारे पास O से लेकर P तक का डिस्टेंस कवर कर रही है। अभी वो वहाँ पे R का डिस्टेंस तो कवर कर रही है, लेकिन उसके पास एक एब्सोल्यूट सी वैल्यू नहीं है जो कि हम उसे यहाँ से डिराइव करके देंगे, सो दैट उसे पता चल जाए कि उसने यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। तो अच्छा, अभी आप लोगों को शायद थोड़ा सा ब्लर सा भी याद होगा कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था, राइट। आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा 10th में। हमारे पास ये आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अगर हम इन दोनों की स्क्वायरिंग करके ऐड कर दें तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे एडिंग और स्क्वायरिंग करने से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उन्हें ऐड कर देंगे। ऐड करने का मेरा पर्पस बस यही है कि हमारे पास यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 पुट हो जाएगी, तो वो अपने आप से ओमिट हो जाएगा, राइट। ओके, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, हम यहाँ पे इसे नंबर दे देते हैं 1 एंड आवर सेकेंड इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड। अभी हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर करना है। सबसे पहले स्क्वायर करेंगे और हमारे पास ये हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग यहाँ पे दूसरे वाले को भी स्क्वायर कर लेंगे कुछ ऐसे। अभी हमें सेकंड स्टेप क्या करना था, इन दोनों को ऐड करना था, राइट। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे कुछ ऐसे, जिससे हमारे पास देखो गाइस, अभी आप लोग अगर ऐसे ऐड करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कुछ इकट्ठा करके लिख लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर इन दोनों साइड्स का सम इस साइड पे होगा और इन दोनों साइड्स का सम कुछ इस साइड पे होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, इस टर्म के पास भी आर स्क्वायर है और इस टर्म के पास भी आर स्क्वायर है, मतलब हम यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं, है ना। अभी हम अगर यहाँ पे आर स्क्वायर को कॉमन लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और अभी आप लोग अगर यहाँ पे साइड पे देखो तो हमने इसकी वैल्यू क्या लिखी थी, 1 लिख ली थी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, जस्ट आर स्क्वायर, और इक्वलिटी में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, है ना, ये बन गया। अभी देखो, हम लोग जब भी स्क्वायर, जैसे हमारे पास क्या होता था, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता था तो हम उसकी वैल्यू क्या लिखते थे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2 लिख लेते थे, है ना, कुछ ऐसा ही करते थे। लेकिन अभी हमारे पास ये क्या है, ये r क्या है, एक डिस्टेंस है ना। कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग में मैंने आपको नोट करवाया था कि डिस्टेंस, लेंथ और एज कभी भी नेगेटिव नहीं होते। अगर हमारे पास वहाँ पे किसी वजह से नेगेटिविटी आ भी जाएगी तो हम उसे क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट करके ओमिट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा ही काम करना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ क्या लिखना होगा, r इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार हम इसे प्लस माइनस लिख लेते हैं, बाद में ओमिट कर देंगे, ठीक। यहाँ पे हमारा ये बन गया, लेकिन अब हमें ये भी मालूम है कि माइनस तो हमें रखनी ही नहीं, है ना। तो आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर देना दैट नेगेटिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड, सो दैट एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ, स्टूडेंट को काफ़ी नॉलेज है, नेगेटिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अगर हम ऐसे लिख के आएंगे तो यहाँ से नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ये हमेशा से क्या रहेगा, पॉजिटिव। एक बात और, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे इसे z मॉड्यूलस लिखा था। गाइस, हमारे पास जो ये वाला साइन होता है ना, इसे मॉड्यूलस बोलते हैं, क्योंकि ये हमें अक्सर पॉजिटिव वैल्यूज देता है। अगर इसके अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू हो तो बाहर आकर वो क्या बन जाती है, पॉजिटिव वैल्यू बन जाती है। सपोज अभी अगर आपके पास ये होता -1 या माइनस की कुछ भी टर्म मॉड्यूलस के अंदर होती तो वो ओपन होने के बाद क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, एक्चुअली इसकी डेफिनेशन ही ये होती है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे मॉड्यूलस ऑफ r लिखकर यहाँ से क्या लिख देंगे, मॉड्यूलस ऑफ z। इससे ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सेफ हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा कि हाँ, अब नेगेटिविटी मेरा कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। ये मैं रख कर देती हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके,
ओके गाइस, अगर आपको इस कंसेप्ट का यहाँ से कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले लो, मैं 1 सेकंड के लिए साइड पे हो रही हूँ, ठीक। ओके, नेक्स्ट वी गोना डू आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है, बस मैं आपका ये रब कर देती हूँ, बाकी का हम लोग यहीं से ट्राई करेंगे। आर्ग्यूमेंट आपके लिए कुछ नया सा वर्ड होगा ना, वो कुछ पैनिक होने की बात नहीं है। आर्ग्यूमेंट क्या है, हमारे पास ये थीटा, इस थीटा को हम लोग आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं। आपको एग्जाम्स में अक्सर लिखा आता है दैट फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ दिस टर्म, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जस्ट ये थीटा निकालना होगा। और हाँ, एक बात और, इस थीटा को आप लोग इस आर की हेल्प के बिना बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। आपको अगर यहाँ से ये निकालना होगा तो सबसे पहले ये थीटा निकालने के लिए आर फाइंड करना होगा, जिसकी टर्म हमने क्या लिखी थी, r इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ओके, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि r की हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाएगी, है ना। तो वो होगी, मैं आपको बताती हूँ कैसे होगी। सी गाइस, अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से हम लोग कुछ वैल्यूज निकाल रहे हैं। अभी आप लोग एक बात नोट करो, हमने यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, y अपॉन r, है ना। यहाँ से भी साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल रही है, y अपॉन r, और कॉस थीटा की x अपॉन r, और यहाँ भी क्या निकल रही है, x अपॉन r। इसका मतलब हम लोग सही रूट पे जा रहे हैं, राइट। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास tan थीटा होता था, है ना। हमने 6t रेशियोज की बात की थी, जिसमें से हमने 2t रेशियोज को तो निकाल लिया, और रिमेनिंग हमारे पास क्या है, tan थीटा। tan थीटा की ज़रूरत हमें इसलिए पड़नी चाहिए क्योंकि हमें करना क्या है, यहाँ पे थीटा फाइंड करना है, और ये थीटा हम लोग tan थीटा की हेल्प से ही निकालते हैं। ओके, तो हम लोग, आपको याद होगा कि tan थीटा को हम लोग कैसे फाइंड करते थे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बस हम लोग क्या करेंगे, आप लोग गाइज यहाँ पे इसे भी यूज कर सकते हो और यहाँ से वैल्यू लेकर भी यूज करते हो, इट्स ऑल योर्स, आप कैसे भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू गाइज, ठीक। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए tan थीटा, ऐसे करते हुए इसे रब कर देती हूँ। अभी हमारे पास इसका कुछ मीन्स नहीं है क्योंकि हम लोग पहले की वैल्यूज यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है अभी, tan थीटा। गाइस ये ध्यान से समझना, फिर आपको बाद में टफ लगेगा। tan थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की क्या वैल्यू थी, y अपॉन r, है ना, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, x अपॉन r। अब आप देख रहे होंगे कि r के साथ r क्या होगा, कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, y अपॉन x। गाइज आप लोग ना इसे पहले मॉड्यूलस में लिख लिया करो, इसका रीजन मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगी, आपको पता चलेगा कि हमने क्यों लिखा था ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ y अपॉन x, राइट। तो हम इसे यहाँ पे थीटा, हमारा पर्पस क्या था, थीटा निकालना है ना, मतलब हमें हमारे पास जो ये वैल्यू है ये भी थीटा के फॉर्म में निकालनी होगी, तो हम इसे क्या लिख लेंगे, tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता रही हूँ, हमारे पास क्या है ये tan इनवर्स, जैसे आप लोगों को माइंड में होगा कि हमारे पास हम tan थीटा की वैल्यू क्या होती थी, √1/√3 थी ना उसकी वैल्यू। गाइस मैं आपको एक छोटी सी वैल्यू बताना चाहती हूँ कि हमारे पास थीटा यहाँ पे tan इनवर्स y/x है ना। ओके, आपको क्या करना होता है एक्चुअली, कभी कभी ना हम आपके पास कुछ पाई में आंसर बन रहा होता है, तो मैं आई थिंक आपने अभी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री नहीं की होगी, है ना। कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ, एग्जैजरेट करके वो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में बताऊंगी, यानी कि जब मैं अपना लेक्चर लगाऊंगी ट्रिग्नोमेट्री का उसमें बता दूंगी, ठीक है। तो आपके पास अगर आपको याद हो कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती थी, वैसे तो हमारे पास इसकी वैल्यू हम लोग 1/√3 है ना,
यही वैल्यू होती थी, कोई बात नहीं आप सोच लेना, यही होती है वो वैल्यू। तो गाइस हम लोग इस 1/√3 को, या हमारे पास जो ये tan 30 डिग्री है, इस tan 30 डिग्री को हम लोग पाई की फॉर्म में भी लिख लेते हैं। आपके पास जो ये थीटा है ना, आपको पाई की फॉर्म में देना होगा। आप लोग यहाँ पे उसे डिग्रीज में नहीं दोगे, पाई की फॉर्म में दोगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि पाई का और ये डिग्रीज का एक्चुअली में सिस्टम क्या चल रहा है। हमारे पास क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियंस होता है। ये रेडियंस वगैरह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी, जो मैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर दूंगी। ठीक है, आप फिलहाल इस टर्म को जस्ट नोट डाउन कर लो कि ये होती क्या है। ठीक है, अब देखो हमारे पास 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस होता है ना, जस्ट एक टर्म है। तो हमारे पास 30 डिग्री कितना होगा, अगर हम देखें तो 30 डिग्री कितना होगा, तो हम लोग इसे 30 से प्रोडक्ट कर देंगे। अगर 1 में इतना है तो 30 डिग्री में क्या होगा, कुछ ऐसे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6। तो मेरा आपको ये सब बताने का पर्पस क्या था कि हम लोग tan 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 6 लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो ये 1/√3 वैल्यू थी, ये 30 डिग्रीज में थी ना, तो हमने इसे पाई में यानी कि रेडियंस में निकाल लिया। इसे बोलते हैं रेडियंस। ठीक है, तो आप लोगों को ये माइंड में रखना होगा। आप लोग चाहो तो इसकी पिक ले सकते हो, अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है गाइस, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं इसे रफ कर देती हूँ, आपको एक सम करवा रही हूँ तो आपको उसे ध्यान में आ जाएगा। अच्छा गाइस, आपको मुझे एक बात और बतानी है। अभी थीटा कभी कभी वेरी भी कर जाता है, जैसे नेगेटिव भी हो जाता है, तो मैं आपको उसका रीजन थोड़ा सा बता रही हूँ। जैसे कि हमारे पास, हाँ, इस चलो ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास ये x है पॉजिटिव, है ना, ये हमारे पास y है पॉजिटिव, ये x है नेगेटिव और ये y क्या है, नेगेटिव, है ना। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे पुराने वाले ग्राफ में, नॉर्मली हम लोग अपने पुराने ग्राफ में क्या करते थे कि हमारे पास, जैसे हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया, चलो हम लोग ए बी पॉइंट लेट कर लेते हैं, चलो आपकी कन्वीनियंस के लिए 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, ए बी में आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर हमने 2 ले लिया और यहाँ क्या ले लिया, हमने 3 पॉइंट ले लिया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या होगा, -2, और यहाँ पे क्या होगा, -3 होगा, है ना। तो हम लोगों के पास ये 4 क्वाड्रेंट्स होते थे, जिन्हें हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते थे, है ना, कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज इनका डिस्टेंस कवर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे गाइस, जो हमारे x और y का पॉइंट हमने 3 और 2 लिया था, है ना, वो यहाँ पे क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, x और y दोनों पॉजिटिव, है ना। और यहाँ पे क्या है, हमारा x नेगेटिव और y क्या है, पॉजिटिव, है ना। और यहाँ पे हमारे पास दोनों ही नेगेटिव होंगे, बट यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2 पॉजिटिव और x क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। गाइज ये सब बताने का मेरा पर्पस क्या है कि यहाँ पे तो आपके पास थीटा था, वो tan इनवर्स y बाय x था, क्योंकि हमारे पास यहाँ x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो आप लोग यहाँ क्या लिख लो, जस्ट आपके पास क्या होगा, थीटा होगा, और वो हमारे पास tan इनवर्स y बाय x के इक्वल होगा, है ना। अभी अगर आपके पास यहाँ x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, यानी कि -x प्लस का आयोटा y होगा, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, आपके थीटा में कुछ चेंजेस आएंगी। वो चेंजेस क्या होंगी, आपका थीटा यहाँ पे पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, अपने उस थीटा को जो आपने यहाँ निकाला हुआ है, यही निकाला आपने वो थीटा, सपोज आपका थीटा यहाँ पे क्या आ गया, कुछ भी ले लो, आपका जो भी थीटा निकलेगा, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे और पाई में से माइनस कर दोगे। आपको याद होगा अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको कुछ पाई में अपनी डिग्रीज को कन्वर्ट करने का सिस्टम बताया था, है ना। उस टर्म को आप अप्लाई कर लोगे तो आपके पास वो निकल जाएगा। जैसे हमारे पास क्या निकला था, पाई बाय
चलो हम लोग यहाँ पे π/3 ले लेते हैं, 6 भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले लो, ठीक है। हमने क्या लिया, π/3 ले लिया, ठीक है। ये π/3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि हमारा क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा था, तो हमने क्या किया, इसे यहाँ पे पुट किया, है ना। यहाँ कर लेते हैं, क्या बन जाएगा, पाई माइनस π/3, एलसीएम लेंगे 3π minus π/3 and we got the answer as 2π/3। आप लोगों को ऐसे चेंज करना होगा, दिस इज वाई मैंने आपको डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना सिखाया था, ठीक है। और अभी अगर आपके पास, ये तो हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, अभी हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे हैं। अगर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होगा, यानी कि हमारा x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, इसे मैं रब कर रही हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारा -x माइनस का आयोटा y, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास ये था पाई माइनस थीटा था, इसमें से आप माइनस को, इसे आप माइनस से प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। तो आपका यहाँ क्या बन जाएगा, थीटा माइनस पाई, ठीक है। और यहाँ पर भी आप क्या करोगे, थीटा के साथ यहाँ पे थीटा पुट करके, यानी कि कुछ ऐसे π/3 माइनस पाई, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, -2/3 बन जाएगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे थीटा नेगेटिव कैसे आ गया, तो गाइस थीटा नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पे जो हमारे क्वाड्रेंट्स वेरी कर रहे हैं, इन क्वाड्रेंट्स की वजह से, जैसे पहले हमारे पास क्या था, ये पॉजिटिव थे, दोनों पॉजिटिव थे, तो हमारा थीटा एज इट इज रह गया था। अगर हमारे पास x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा, और जो हमारे पास थीटा है उसे पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हमारे पास अभी यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, यानी कि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, -x माइनस आयोटा y की टर्म होगी, तो हम उसे थीटा माइनस पाई कर देंगे, यानी कि थीटा में से पाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये तो हमारा था थर्ड क्वाड्रेंट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन क्वाड्रेंट एंड दैट इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट, in which we often have, हमारे पास इसमें y नेगेटिव होता है और x क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे हमारा थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नॉर्मली आपका थीटा जो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका π/3 था यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, माइनस का π/3 बन जाएगा। हैप्पी गाइस, ये बहुत इजी है। आप लोगों को मैं ऐसे करती हूँ, ये साइड पे लिख देती हूँ, ये सब कुछ रब करके यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग उसे नोट डाउन कर लेना सो दैट आपको सम सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। हमारे पास क्या है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि हमारा x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो हमारा थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी कि x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव है, तो हमारा थीटा क्या होगा, पाई में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है, यानी कि x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो हमारा जो थीटा है वो पाई को खुद में से कम कर देगा, यानी कि हम लोग थीटा में से पाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड द फोर्थ वन इज, अगर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी कि x पॉजिटिव है बट हमारे पास y नेगेटिव है, तो हमारा थीटा वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसे नोट डाउन करना चाहते हो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक सेकंड के लिए साइड पे हो रही हूँ। ओके, तो ये था हमारा पोलर फॉर्म, जिसमें हम लोग थीटा फाइंड कर रहे थे और r फाइंड कर रहे थे, जस्ट इस टर्म से इस टर्म को बनाने के लिए, है ना। अभी क्या करते हैं, हम लोग एक सम सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास टर्म है -4 + 4√3 आयोटा, हमारे पास ये टर्म है, ठीक है। हम लोग इसे भी रख कर लेते हैं सो दैट हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बन जाए सम सॉल्व करने के लिए। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपका काम क्या है, आपको इस टर्म को इसके इक्वल रखना है सो दैट हमें इन्हें कंपेयर कर सकें।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इसके इक्वल रख लेंगे कुछ ऐसे। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इन दोनों इक्वेशंस का, कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे कैसे, -4 हमारा r cos थीटा के इक्वल होगा एंड कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा जो 4√3 है वो r sin थीटा के इक्वल होगा। अगर आप लोग चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो, इसे 2 लिख सकते हो एंड इसे 3 लिख सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस cos थीटा और sin थीटा से हम लोग ऐसे करते हैं, इसकी स्क्वायरिंग और एडिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या है, यहाँ से जस्ट हम लोग r फाइंड करना चाहते हैं। इस cos थीटा और sin थीटा का हमारे पास अभी कोई यूज़ नहीं है, मतलब फिलहाल कोई यूज़ नहीं है, इसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। क्या करते हैं, हम इसकी स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग से क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से 16 इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 16 इंटू 3 48 इक्वल्स टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या था कि हमें इनका एडिशन करना था, सो दैट हम लोग यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को ओमिट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 16 प्लस 48 इक्वल्स टू r स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो गया हमारा 64 और r बन जाएगा 8। r हमारा एक डिस्टेंस था, दिस इज वाई मैंने नेगेटिविटी नहीं यूज की, ये बन गया हमारा r। ओके, अभी हमारा ये मॉड्यूलस तो निकल गया, यानी कि ये r तो निकल गया एंड रिमेनिंग वन इज थीटा। अभी हमें थीटा फाइंड करना है, तो इस थीटा को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा फाइंड करेंगे। tan थीटा हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम इस r की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें कुछ ऐसे, तो हमारे पास -4/8 इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा, है ना। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, -4/r, और उस r की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -1/2 इक्वल टू cos थीटा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। sin थीटा की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी, 4/√3 4/8, ये क्या बन जाएगा 2, यानी कि हमारे पास √3/2 ये वैल्यू निकल गई। अब इस sin थीटा और इस cos थीटा की हेल्प से हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं। हमने डेरिवेशन में भी ऐसे किया था ना, कि हमने स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके r निकाल लिया था, फिर हमने क्या किया था, यहाँ से हमने डिवाइड वगैरह करके इसको cos थीटा और r sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की थी। फिर हमारा क्या बना था, tan थीटा, जो हमने क्या लिखा था कि हमारा tan थीटा y/x के इक्वल होता है। हमारा अब भी कुछ ऐसा ही बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा बाय cos थीटा क्या है हमारा, √3/2 ओवर 1/2 माइनस का। दिस इज वाई मैंने आपको यहाँ पे ये मॉड्यूलस का साइन लिखवाया था। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, tan थीटा, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये नेगेटिव का √3 जो कि मॉड्यूलस से बाहर आने की वजह से क्या बन जाएगा, √3 पॉजिटिव का बन जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों को याद होगा कि हमने डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट किया था। ये मैं अभी आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ये बताओ कि tan √3, ये जो ये √3 वैल्यू है, ये tan थीटा की कहाँ होती है वैल्यू, 60 डिग्री पे होती है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डिग्री 60 डिग्री, इस डिग्री को हम लोग यहाँ पे पाई की फॉर्म में यानी कि रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो वो क्या होगा हमारे पास, π/180 इंटू 60 हो जाएगा, है ना। तो वो क्या बन गया हमारा 3, यानी कि π/3। तो हमारा tan थीटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, tan π/3 इक्वल टू tan थीटा। tan ओमिट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, जस्ट π/3 इक्वल टू
थीटा। गाइस अभी हमारा बन गया π/3, ये तो हमारा नॉर्मल सा थीटा निकल गया, ये अभी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। लेकिन अभी हमारा अगला वर्क, अगला स्टेप क्या होगा कि यहाँ देखना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। अभी आपके पास देख रहे होंगे कि ये -4x का पॉइंट है और 4√3y का पॉइंट है, यानी कि हमारे पास यहाँ -4 एंड 4√3 बन रहा है, जो कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर आपको याद हो हमने डेरिवेशन में क्या किया था कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट क्या बनता था। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग थीटा को पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देते थे। रिमेंबर, आप लोग बैक जाकर भी चेक कर लेना, हमारे पास पाई माइनस थीटा होता था। तो जो हमारा ये थीटा है इसे हम लोग पाई में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि यही सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमारा यहाँ पे थीटा है पाई माइनस π/3 है ना, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 पाई माइनस का पाई अपॉन 3, तो ये बन गया 2 π/3। ठीक है, ये हमारा बन गया 2 π/3। बस अभी आपको क्या करना है, जो ये थीटा 8 जो हमारा थीटा था उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है और हमें अपना आर भी यहाँ ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है गाइस, अभी हमारा थीटा भी हो गया और आर भी हो गया। इनको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ भी नहीं करना। जो हमारा आर है उसे भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थीटा को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कुछ ऐसे। आर की वैल्यू क्या थी, 8 थी है ना, सॉरी मैंने वो रब कर दिया। ओके, आर की वैल्यू थी हमारे पास 8 cos थीटा प्लस 8 आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी क्या सब्स्टिट्यूट होगी, 8 को कॉमन कर लेते हैं। थीटा हमारा 2 π/3 है ना, हमारा थीटा था 2 π/3 और आर थी 8। ये हमारी 2 वैल्यूज थी, तो यहाँ क्या बन जाएगा आयोटा साइन 2 π/3। ये बन गई हमारी पोलर फॉर्म। ठीक है गाइस, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को अगर इन कॉन्सेप्ट्स में कुछ भी डाउट हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप लिंक डाल दिया है, आप लोग कभी भी मुझे वहाँ पे अपने डाउट सेंड कर सकते हो। ठीक है, और कल हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट्स एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।